नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अपन सभी लोग किसके बारे में चर्चा करते बेटा? विटामिन की चर्चा कर रहे थे और विटामिन की चर्चा हो गई पूरी। बात करेंगे बेटा आगे किसकी बेटा? विटामिन डी के बारे में। अब विटामिन डी को मैंने बोला आपको, विटामिन डी जो लेने का स्रोत है वो कौन है बेटा? सूरज है। यहाँ पे सूरज नहीं, मेरे कमरे में सूरज नहीं है, पर आपके घर के ऊपर जब जाओगे सुबह मॉर्निंग में, रात को आप ढूंढोगे मत, रात को मत ढूंढ लेना बेटा, रात को मत ढूंढ लेना, दिन में ढूंढोगे तो सूरज दिख जाएगा बेटा। तो दिन में भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं अपन तब हल्का सा अगर धूप का सेवन करते हैं तो आपको बेटा विटामिन डी, आपकी जो स्किन है वो स्किन खुद क्या करती है बेटा? एब्जॉर्ब करती है। तो विटामिन डी का अवशोषण कौन करता है? त्वचा की सहायता से होता है बेटा। अब बात करते हैं बेटा आयोडीन का स्रोत है ये बेटा, क्या बोलते हैं? दूध, दही, ठीक है, ब्रोकली, मछली, ठीक है बेटा। फास्फोरस के कुछ इसमें, ये कैसा आ गया? ये तो बेटा विटामिन की बात है। देखो भाई, ये बात कर रहे हैं हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता, मतलब विटामिन डी बनाता नहीं बेटा, विटामिन डी रिलीज करता है। जब सूर्य के प्रकाश आपकी त्वचा के ऊपर गिरता है तो उस केस में आपके शरीर में किसका निर्माण होता है बेटा? विटामिन डी का निर्माण होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्रत्येक खनिज लवण का आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दर्शाए गए हैं, ठीक है, 2.10 में दर्शाया गया। किसमें दर्शाया गया है? 2.10 के अंदर दर्शाया। ये रहा बेटा खनिज लवण का एक नाम आ गया बेटा आयोडीन। आयोडीन किससे मिलता है बेटा? इन सबको मारो गोली। एक तो नाम होती बेटा ब्रोकोली, ब्रोकोली होती बेटा, गोभी जैसी होती है ना आपकी गोभी, वैसे वैसे गोभी क्या होती है बेटा? व्हाइट होती है, फ्लावर कैसा व्हाइट होता है। उस ब्रोकोली का जो फ्लावर होता है एकदम ग्रीन होता है। और दूसरा बेटा टाटा नमक, टाटा नमक, उसके अंदर आयोडीन होता है। बात करें फास्फोरस की तो केला का सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक कौन बेटा? केला। और क्या है बेटा? साबुत अनाज। क्या बेटा? साबुत अनाज और दूध, ठीक है। और बात करें आयरन की तो नाम दिख रहा है बेटा पालक, आयरन का नाम आती है आंख में, क्या करोगे बेटा? पालक, सेव और अमरूद और मांस। और बात करें किसकी बेटा? कैल्शियम की तो दूध और अंडे, दूध और अंडे। अरे कोई दिक्कत क्या? कोई समस्या नहीं? तब समझने का प्रयास करना आगे। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, ठीक है। सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक पदार्थ की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट, चावल के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन लिखोगे बेटा आहारी रेशों से आप क्या पूछे बेटा? आहारी रेशों से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है भाई साहब? आहारी रेशों से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है? आहारी रेशों से आप क्या समझते हैं? तो इसको पहला समझेंगे। यहां पर ही हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारा शरीर की सहायता करता है। मैंने कल ही उस दिन बताया था तो रुक्षांश का मतलब जो है
आंख मीच के क्या होता है बेटा, रुक्षांश को इंग्लिश में बोलते बेटा फाइबर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं सेरो, फाइबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब रुक्षांश को फाइबर बोलते हैं तो होता क्या है, जब आपके शरीर में फाइबर, अपना बॉडी का ऐसा रूटीन है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो इस रुक्षांश को पचा सके बेटा। इस जो चीज को अपन पचा नहीं सकते तो वो क्या अपने पेट में रहेगी क्या बेटा, वो कहां जाएगी बेटा, बाहर जाएगी। अब होता यही है, रुक्षांश का मतलब क्या होता है, जो चीज अपने लिए काम की नहीं है उसको शरीर अपना बाहर निकाल देता है। तो जितना अधिक रुक्षांश होता है ना शरीर के अंदर, तो पचा हुआ जो भोजन होता है उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो भोजन बाहर निकालना होता है शरीर से, तो उसमें कौन सहायता करता है बेटा, आपका रुक्षांश करता है। क्या करता है बेटा, रुक्षांश करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इस रेशियो से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या आएगा बेटा आपका, अरे आंसर में क्या आएगा शेरों, आंसर क्या आएगा बेटा, रुक्षांश के ब्रैकेट में लिख देता बेटा फाइबर को ही आहारी रेशे कहते हैं। इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये होगी बेटा किसकी बात, इस रुक्षांश की बात। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, आगे चलूं बेटा, आगे चलूं क्या, नोट कर ले बेटा इसको अच्छे से नोट कर ले बेटा, फिर आगे चलते हैं अपन। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, इसके विटामिनों की बात हो गई, ठीक है, और रुक्षांश के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो एक चीज पूछ रहा आपसे, वो चीज क्या है, देखना, प्रयास करना समझने का। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र पसीने के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसा कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें से भी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। अब एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, एक एक्टिविटी है ये देखते हैं बेटा। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लेना है, इसमें छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है, और ऐसा करते समय हाथ आपके गीले हो जाते हैं। तो सही बात बोला भाई साहब एकदम उन्होंने, कि जब कभी आप नींबू वींबू काटते हो तो आपने देखा होगा आपके अंदर पानी भली नहीं हो, पर जैसे आप उसको काटते हो आपके हाथ क्या हो जाएंगे, गीले। मतलब फलों के अंदर और पौधों के अंदर, मतलब पादपों के कुछ भागों के अंदर भी क्या हो जाता है बड़ा, पानी पाया जाता है। जब आप आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला करते हैं, क्या मसला जाता है, मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको क्या पता चलेगा बेटा, पानी की मात्रा, ठीक है, होगी या फिर नहीं होगी। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त हमें कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें जल डालते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई बेटा
फर्जीवाड़े की बात। जल क्या है? जल तो अरे जल ऐसी स्थिति है, जल ऐसा घटक है जो आपको सभी जगह मिलेगा बेटा। आप किसी भी फल को खाओगे तो उसके अंदर भी क्या होगा बेटा? जल होगा। उसके अंदर भी क्या होगा बेटा? जल होगा। आप किसी सब्जी को काटोगे तो उसके अंदर भी क्या बेटा? जल। तो मतलब कहने का है जल आपकी सभी जगह पे क्या होगा बेटा? अवेलेबल होगा। क्या होगा बेटा? सभी जगह पे अवेलेबल होगा। तो यहां तक कोई समस्या क्या? आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करें बेटा संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? वह खाना या वह थाली जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है और खनिज लवण भी है और विटामिन भी है। तो मतलब वे सारे संघटक जो भोजन के अंदर होने चाहिए, अगर वो सारे अवेलेबल है तो वो भाई साहब क्या कहलाएगा भाई साहब? वो कहलाएगा संतुलित आहार कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बेटा? संतुलित आहार कहलाता है। अरे कोई दिक्कत क्या? आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक होने चाहिए जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, ना क्या हो बेटा? कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जो चीजें अपने लिए काम की है वो भी होनी चाहिए, ठीक है, बिना काम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, और साथ में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। उसे क्या बोलोगे बेटा? संतुलित आहार बोलोगे। ठीक बेटा, क्या बोलोगे? संतुलित आहार। तो हेडिंग लगाएंगे अपन संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? अब बात करें इसके आंसर की, तो समझना बेटा, संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? आंसर लिखना बेटा इसके अंदर। हमारे द्वारा संपूर्ण दिन में किया गया भोजन आहार कहलाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, रुक्षांश, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो ले भाई साहब, ये हो गया आपका आंसर। इसको आराम से नोट कर बेटा।
इसको आराम से नोट कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत? आगे चले बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते बेटा, आगे करते हैं। तो इस संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? हमारे द्वारा संपूर्ण दिन में किया गया भोजन क्या कहलाता बेटा? आहार कहलाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, वृक्षांश इत्यादि हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा आगे इस टॉपिक के साथ में। हो तो उसे क्या बोलते बेटा? संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करते बेटा संतुलित आहार के बारे में। क्या आप सोचते हैं, भाई सब सोचने का काम करवाते हैं, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात बेटा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बात करें, कोई मजदूर आदमी है जो कम टेप पे जाता बेटा, मजदूरी करता है, तो उसके शरीर में उसके प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए बेटा? अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है और उसकी जांच करनी बेटा। ठीक है, कि आपने कौन कौन से पोषक तत्व खाए हैं। और दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन का मतलब है बेटा इडली। ठीक है बेटा, आटे का मिश्रण मतलब मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध, सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन के कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब सारे जरूरी नहीं है सब्जियां संतुलित आहार खाते हैं। आज मैं भी हूं तो मेरे अंदर भी ऐसा कोई आहार नहीं होगा जो मैंने खाया होगा। कुछ कुछ चीजें अपने से छूट जाती है, इसी कारण से शरीर में क्या उत्पन्न होती है बेटा? बीमारी उत्पन्न होती है। क्या होती है बेटा? बीमारी उत्पन्न होती है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? और आप लोगों को किस चीज को पता है? पहली आ गई भाई साहब लोग, पहली ये जानने के लिए इच्छुक है कि जंतुओं के भोजन में भी ये अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, उनको भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन क्या हो जाएंगे बेटा? नष्ट। अगर सब्जियों को आप कोई भी फल आया है, आप क्या कर रहे हो? उसको छीला उसके बाद धो रहे हो, गलत। ठीक है, विटामिन चला गया बाहर। आपको क्या करना है? पहले ही छिलके से ही उसको क्या कर लेना है? धो लेना है, और धोने के बाद काट के सीधा उसको क्या करना है? यूज करना है। क्या करना बेटा? यूज करना है। फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। और आगे समझ में, चावल को भी अगर आप बार बार धोते हो तो उस केस में क्या होगा? अरे क्या होगा शेरों? उस केस के अंदर आपके क्या हो जाएगा बेटा? उस केस में आप सभी के क्या हो जाएगी बेटा? प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा विटामिन क्या चला जाएगा बेटा? बाहर चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गई बात इसकी। अब बात करें आगे, थोड़ा सा चैप्टर बाकी बस बेटा, 3 पेज बाकी है। ठीक है बेटा, 3 पेज बाकी है। थोड़ा सा संयम बना के रखना है, चैप्टर अपना खत्म होने वाला है। थोड़ा सा संयम बना के रखना बेटा, चैप्टर अपना खत्म होने वाला बेटा। अब बात करें बेटा, हम सभी जानते हैं कि पकाने के भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। आगे समझ में? पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आप तो आहार के अंदर मतलब आप क्या खाते हैं बेटा? जो सलाद खाते हैं वो सलाद ऐसे नहीं बोलते बेटा, सलाद के अंदर विटामिन होता है।
आप उसको गर्म ना करके सीधा ही खाते हैं तो वो विटामिन सीधा कहाँ चला जाता है बेटा, अपने शरीर के अंदर चला जाता है। बूझो ने ये सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। गलत। हर वक्त अगर वसा युक्त भोजन होएगा तो आदमी की कंडीशन बताऊं कैसी होगी बेटा, ऐसी होगी, गोल मटोल गोलम गोल। क्या होगी बेटा, गोल मटोल गोलम गोल होगी। तो हर वक्त वसा युक्त भोजन क्या होता है बेटा, हानिकारक होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। ये तो नॉर्मल पता है आपको। यदि आप एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और एक कटोरी क्या लेते हो बेटा, वसा लेते हो, तो दोनों में से एनर्जी कौन देगा, जो वसा वाला होगा वो एनर्जी का देगा बेटा, ज्यादा एनर्जी देगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सुबह शाम क्या खाए बेटा, वसा ही वसा खाए, तो गलत हो जाएगा बेटा। क्या ऐसा नहीं होता। अतः उसमें तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक है। क्या आप सोचते हैं क्या वह ठीक था? नहीं था, गलत, कतई गलत है बेटा, कतई गलत है, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या होता है बेटा, हानिकारक होता है बेटा। क्या होता है शेरो, कैसा होता है बेटा, ये होता है बेटा हानिकारक। ये शरीर जो है, ये शरीर बहुत हानिकारक होता है बेटा। ये जो शरीर है ये बहुत हानिकारक है। ठीक है बेटा, हानिकारक है। और आगे समझ में, ठीक है, बहुत हानिकारक हो सकता है। कैसा हो सकता है शिरा, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। वसा की जो मात्रा होती है बेटा, वो कैसे बनती है बेटा, अत्यधिक मोटापे का। अधिक वसा खाओगे और आप उतना काम नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में शरीर क्या होगा बेटा, गोलम गोल मोटा हो जाएगा बेटा, और शरीर क्या हो जाएगा बेटा, एकदम फैटी फैटी लगेगा। आ गया समझ में? तो एक चीज को नोट कर लेना, अधिक वसा युक्त भोजन से मोटापा बढ़ता है बेटा। एक चीज लिखना बेटा, अधिक वसा युक्त भोजन करने से मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, मोटापा बढ़ता है। यह मोटापा शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। अरे कोई समस्या क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं? आगे चलूं बेटा, आगे चलते। इस चीज को नोट कर लेना बेटा आराम से, इस चीज को अच्छे से नोट करना बेटा आराम से। ठीक है बेटा, ये हो गया बात। अब बात करते बेटा अभावजन्य रोग, मतलब किसी कमी से। अभाव का मतलब क्या होता, कमी, जन्य मतलब होने वाला, किसी की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाएंगे बेटा, अभावजन्य रोग कहलाएंगे। और उसके अंदर बातें करेंगे बेटा बहुत सारी। तो पहली बात करें बेटा, नेक्स्ट, अभी थोड़ा समय हो गया बेटा, समय समाप्ति की घोषणा होगी। मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसकी बात करें बेटा, अभावजन्य रोग कौन कौन से हैं, उनके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।